हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट्स कवर करे थे, जैसे कि वी कवर्ड पीटीए, देन एफटीए, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन एंड पॉलिटिकल यूनियन। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट्स, जिसे हम आईसीएस कहते हैं। ये बेसिकली आपस में कंट्रीज के बीच अग्रीमेंट्स होते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट होते हैं? प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज। दो टाइप की कंट्रीज के बीच में क्या होते हैं? अग्रीमेंट होते हैं, जिसका मेन पर्पस होता है ग्लोबल प्राइसेस को स्टेबलाइज करना। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स को फेयर इनकम प्रोवाइड करना। ठीक है, सो इसके पर्पस क्या है? टू स्टेबलाइज द प्राइसेस, इंश्योर फेयर इनकम फॉर प्रोड्यूसर्स एंड सिक्योर सप्लाई फॉर कंज्यूमर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं: कॉफी, शुगर, रबर, कोकोआ, टिन। इन सब कमोडिटीज के लिए क्या किया जाता है? अग्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, इसको यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। ICAs are the agreements between the countries to manage the trade of the specific primary commodities like coffee, sugar, rubber, and tin, etc. These agreements are usually signed between producing countries and consuming countries. कौन कौन सी दो टाइप की कंट्रीज के बीच में साइन किया जाता है? प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज। पर्पस क्या है इसका? टू स्टेबलाइज द प्राइसेस, इंश्योर फेयर इनकम and to secure supply for consumers. Now, this agreement helps in price stabilization. ठीक है, तो जो भी ग्लोबल मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस है, उसको कहीं ना कहीं कम करने का काम ये वाले अग्रीमेंट्स जो हैं करते हैं। ऑल राइट, इट ऑफन इन्वॉल्व्स बफर स्टॉक्स। ठीक है, और एक्सपोर्ट कोटास। इसमें बफर स्टॉक्स एंड एक्सपोर्ट कोटास भी होते हैं। ठीक है, सो अगर आईसीएस की बात करें, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइस स्टेबलाइजेशन, प्रोड्यूसर के लिए फेयर इनकम प्रोवाइड करना, कंज्यूमर के लिए अश्योर्ड सप्लाई को इंश्योर करना, देन प्राइस फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने की बात करी हमने, सप्लाई मैनेजमेंट की बात करी, किससे? बफर स्टॉक से, एंड एक्सपोर्ट कोटास के थ्रू ट्रेड को रेगुलेट करने की बात करी हमने इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट्स के बीच में। ऑल राइट, आईसीएस को इंटरनेशनल कमोडिटी बोर्ड सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, कैन बी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं और मैनेज बाय द इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। ये वाले अग्रीमेंट्स कैसे हो सकते हैं? दो या दो से ज्यादा कंट्रीज की गवर्नमेंट आपस में अग्रीमेंट कर सकती है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इन्हें मैनेज कर सकती है। सम आईसीएस आर सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल कमोडिटी बोर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कुछ एक आईसीएस इंटरनेशनल कमोडिटी बोर्ड के द्वारा भी क्या किए जाते हैं? संचालित किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? इंटरनेशनल कॉफी अग्रीमेंट, इंटरनेशनल शुगर अग्रीमेंट, इंटरनेशनल कोकोआ अग्रीमेंट, देन वी हैव इंटरनेशनल रबर अग्रीमेंट, देन वी हैव इंटरनेशनल टिन अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट मेजरली प्राइमरी कमोडिटीज पर डिपेंड करता है ना। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, उनका एक्सपोर्ट बेसिकली प्राइमरी कमोडिटीज पर डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए इनकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। आइए यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। ICAs are important for the developing countries that depend heavily on few commodities for export income. ठीक है, ICA जो है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनका मेजर जो एक्सपोर्ट रहता है वो प्राइमरी कमोडिटीज का रहता है। इट एम्स टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड एट स्टेबल प्राइसेस। ये तो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि ये बेसिकली प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड कंज्यूमिंग कंट्री। प्रोड्यूसिंग कंट्रीज क्या करेंगी? सप्लाई करेंगी। कंज्यूमिंग कंट्रीज क्या करेंगी? डिमांड करेंगी। ठीक है, और हमने एक और बात करी थी प्राइस स्टेबलाइजेशन की, जो कि इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट्स करते हैं। तो इसका एम क्या है? एक बैलेंस क्रिएट करना सप्लाई
और डिमांड में एट स्टेबल प्राइसेस। Next up is encourage the cooperation between countries and reduce trade conflicts. Obviously इसमें हमने बात करी ट्रेड प्रमोशन की, हमने इसमें बात करी कि बफर स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, कोटास जो है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और इकोनॉमिक कॉपरेशन को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। ये बात करी हमने इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट की। इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट में हमने डिफरेंट एग्जांपल देखे। इट मे बी रिगार्डिंग द कॉफी, शुगर, कोकोआ, रबर एंड टिन। तो आइए ये सब कुछ क्लियर है तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है अबाउट नाफ्टा। नाफ्टा इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। जब मैं आपको फ्री ट्रेड एरिया के बारे में बता रही थी तो तभी मैंने इसका नाम जो है लिया था। इसका बेसिकली अब नाम चेंज होकर USMCA हो चुका है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको एंड कनाडा अग्रीमेंट, और यही इसकी मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। नाफ्टा का नाम अब क्या हो चुका है, USMCA, और इसकी मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। बेसिकली ये 1992 में साइन हुआ था, 17th of December 1992 को ये साइन हुआ था, और इफेक्ट में कब से आया, 1st of January 1994। आइए इसका मेन गोल देखते हैं। इसका मेन गोल क्या है, एक ऐसा फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट करना। कैसे, बाय रिमूविंग द टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। फ्री ट्रेड एरिया आप पढ़ चुके हैं। फ्री ट्रेड एरिया बेसिकली वो एरिया होता है जहां पर हम ट्रेड बैरियर्स को कंप्लीटली क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो नाफ्टा इज ऑल्सो फ्री ट्रेड एरिया। तो जो हमने फ्री ट्रेड एरिया में बात कही उसका फीचर इस पे भी अप्लाई होगा, टू क्रिएट अ फ्री ट्रेड एरिया बाय रिमूविंग टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स बिटवीन थ्री कंट्रीज। थ्री कंट्रीज कौन कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। आइए उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। The first objective is to eliminate the tariffs on most goods traded between the three countries. First objective है tariffs को eliminate करना. Next is promote fair competition in the free trade area. ठीक है, तो इसके बाद हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव देखा कि फेयर कंपटीशन को प्रमोट करना, देन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केट एक्सेस को एक्सपेंड करना, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल एंड लेबर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। दिस इज द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द नाफ्टा। सो बेसिकली नाफ्टा जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि नाफ्टा जो है अब किससे रिप्लेस हो चुका है, USMCA। किसकी लीडरशिप में, डोनाल्ड जे ट्रम्प, ठीक है। नाफ्टा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द USMCA, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट, और ये कब हुआ, 1 जुलाई 2020। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। USMCA बेसिकली कब आया, 1 जुलाई 2020 को, किसको रिप्लेस करके, नाफ्टा को रिप्लेस करके। USMCA updates NAFTA rules with new policies on digital trade, labor laws, environmental protection and auto manufacturing। तो इन एरिया के अंदर USMCA ने नाफ्टा के जो रूल्स हैं उसको क्या किया है, अपडेट किया है। कौन कौन से एरिया है, डिजिटल ट्रेड में, लेबर लॉज में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में एंड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इम्पैक्ट क्या है नाफ्टा का, देखिए सबसे पहला इम्पैक्ट है कि इंक्रीज ट्रेड अमंग US, कनाडा एंड मैक्सिको। US, कनाडा एंड मैक्सिको जो इसकी 3 मेंबर कंट्रीज है, उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने रीजनल ट्रेड को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है।
नेक्स्ट इज क्रिएटेड मिलियंस ऑफ जॉब्स, ऑब्वियसली इसने मिलियंस ऑफ जॉब्स जो है वो बढ़ाई हैं। ऑब्वियसली अगर ट्रेड बढ़ता है साथ साथ जॉब्स भी बढ़ती हैं, ठीक है। स्पेशली कहाँ पे जॉब्स बढ़ी है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट इज ऑटो एंड बेसिकली ऑटोमोबाइल एंड जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिली है। नेक्स्ट इज बूस्टेड एफडीआई इन द रीजन, ठीक है। एफडीआई भी जो है वो बढ़ी हुई देखने को मिली है। सो क्रिटिक्स क्या कहते हैं, कुछ यूएस इंडस्ट्रीज में जॉब लॉसेस, मेक्सिको में लो वेजेस जो है वो बढ़ी हैं, ठीक है। सम स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रगल ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन, और कुछ एक स्मॉल बिजनेसेस को स्ट्रगल भी करना पड़ा, ठीक है। किसकी वजह से, क्योंकि कंपटीशन क्या है वो इंक्रीज हो चुका है। सो हमने नाफ्टा कवर कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इज सार्क, जिसे हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो अब बेसिकली हम एशिया की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 8 ऑफ दिसंबर 1985 को एस्टेब्लिश हुआ, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, काठमांडू, नेपाल के अंदर, ठीक है। हमने क्या बात करी, कब एस्टेब्लिश हुआ, 8 ऑफ दिसंबर 1985 को ये एस्टेब्लिश हुआ, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, काठमांडू, नेपाल के अंदर। अब जो सार्क है वो बेसिकली जब आया 1985 के अंदर, तो इसके अंदर 7 कंट्रीज थी, ठीक है। पर 2005 के अंदर इसकी 8th कंट्री ने ज्वाइन किया, जो कि थी अफगानिस्तान। कौन सी कंट्रीज थी, अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान began negotiating their accession to SAARC and formally applied for membership in the same year, ठीक है। नाउ 8 मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। देखिए, इंडिया है, पाकिस्तान, then we have Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maldives, and we have Afghanistan, ठीक है। नाउ ऑब्जर्वर स्टेटस इन सार्क। अब कुछ एक ऑब्जर्वर कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं पर वोट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, देखिए, वी हैव ऑब्जर्वर कंट्रीज ऑल्सो, जो कि है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशियस, म्यांमार एंड यूएसए, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेटस allow non-member countries and organization to attend SAARC meetings and participate in discussion, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, ठीक है। अटेंड कर सकते हैं मीटिंग्स को, डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, बट दे कांट vote, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेटस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सार्क इन 2005। कब ऑब्जर्वर स्टेटस कब से इंट्रोड्यूस किया गया, 2005 में, टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन विद द एक्सटर्नल पार्टनर्स, ताकि एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ भी जो कोऑपरेशन है वो इम्प्रूव किया जा सके। मैंने आपको बताया अभी कि कौन कौन सी कंट्रीज है जिन्हें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। देखिए, फर्स्ट वी हैव ऑस्ट्रेलिया, देन चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, Republic of Korea, then Mauritius, Myanmar, and United States. देखिए, नेक्स्ट इज, देखिए सार्क ने 2006 के अंदर साफ्टा भी लॉन्च करा, दैट इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, सार्क के ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इज प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन, ठीक है। इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, देन जो मेंबर नेशन है उनका वेलफेयर इंक्रीज करना, ठीक है। साथ ही साथ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इम्प्रूव करना, ठीक है। साथ में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द सार्क, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट की तरफ भी क्या करना, फोकस करना, ठीक है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस जो जो सार्क को फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो देखने को मिलता है,
पॉलिटिकल टेंशन, ये काफी बड़ा जो है चैलेंज है। देखिए इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। तो इस टाइप की क्या है, पॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं वो फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्बैलेंस देखने को मिलता है अमंग द मेंबर स्टेट्स, और ये भी बहुत मेजरली इफेक्ट करता है, ठीक है, सार्क के डिसीजंस को। नेक्स्ट इज लो इंट्रा रीजनल ट्रेड कंपेयर टू द अदर रीजनल ग्रुप्स, ठीक है। जो सार्क के अंदर इंट्रा रीजनल ट्रेड है, ठीक है, वो कंपैरेटिवली काफी कम है एज कंपेयर टू व्हाट अदर ग्रुप्स डू, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब देख ही सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है काफी इनका वीक है एज कंपेयर टू अदर्स। मोटो क्या है सार्क ऑर्गेनाइजेशन का? डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। इसको याद रखिएगा, डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ये क्या है, सार्क का मोटो है। Next is SAPTA, that is SAARC Preferential Trade Agreement, ठीक है। आपने पीटीए पढ़ा था ना, तो ये क्या है, सार्क का पीटीए, ठीक है। अब देखिए सार्क के अंदर जो ये मेजर इनिशिएटिव है, ठीक है, हमने क्या नाम पढ़ा इसका, साप्टा। कब साइन हुआ ये? 11th ऑफ दिसंबर 1993 को, और ये 7th ऑफ दिसंबर 1995 को फोर्स में आया, ठीक है। मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? सारी की सारी जो सार्क कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। हमने सार्क कंट्रीज क्या पढ़ी थी कि 7 कंट्रीज पहले थी और बाद में एक कंट्री और आई, ठीक है। कौन सी? अफगानिस्तान। और अब कितनी कंट्रीज हैं सार्क की, मेंबर कंट्रीज कितनी है? 8 मेंबर कंट्रीज है सार्क की रिसेंटली नाउ, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है साप्टा का कि प्रेफरेंशियल ट्रेड को प्रमोट करना, टैरिफ रिडक्शन के थ्रू कॉपरेशन बढ़ाना, और क्या करना, ट्रेड लिबरलाइजेशन के लिए फ्रेमवर्क क्रिएट करना है। तो आइए पढ़ते हैं यहाँ से। टू प्रमोट एंड सस्टेन द म्यूचुअल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग द सार्क कंट्रीज, म्यूचुअल ट्रेड प्रमोट करना, ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन को क्या करना, प्रमोट करना, encourage and develop preferential trade by reducing the tariffs and other trade barriers। obviously हम पीटीए में हमने क्या पढ़ा था कि पीटीए बेसिकली प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया वो ट्रेड एरिया होता है जहां पर हम स्पेसिफिक गुड्स में क्या कर देते हैं, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करने की बात करते हैं, रिमूव करने की बात नहीं करते हैं, रिड्यूस करने की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जो पीछे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव में हमने क्या क्या पढ़ा कि प्रेफरेंशियल ट्रेड को प्रमोट करना, टैरिफ रिडक्शन के थ्रू कॉपरेशन बढ़ाना, ट्रेड लिबरलाइजेशन के लिए फ्रेमवर्क क्रिएट करना। नाउ इसके कुछ एक फीचर्स हैं साप्टा के। सबसे पहला फीचर इज प्रेफरेंस बेस्ड ट्रेड, ठीक है। फोकस ऑन ग्रांटिंग प्रेफरेंशियल एक्सेस टू ईच अदर्स मार्केट थ्रू नेगोशिएटेड कंसेशंस, ठीक है। सबसे पहला है प्रेफरेंशियल असेस को ग्रांट करना, ठीक है, एक दूसरे की मार्केट को कैसे, थ्रू नेगोशिएटेड कंसेशन। नेक्स्ट इज step towards SAFTA. SAFTA is seen as a precursor to SAFTA, South Asian Free Trade Area, which aimed at deeper economic integration. तो ऐसा माना जाता है कि साप्टा इज अ प्रीकर्सर, ठीक है। साप्टा बेसिकली लेड टू द साफ्टा, ठीक है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया पहले होगा तभी वो क्या बनेगा, फ्री ट्रेड एरिया। तो साप्टा इज सीन एज अ प्रीकर्सर टू द साफ्टा, ठीक है। negotiations बेसिकली कंडक्टेड थ्रू राउंड्स ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस, काफी ट्रेड नेगोशिएशंस की करी जाती हैं। और ट्रेड लिबरलाइजेशन कैसे होता है, टैरिफ कंसेशन देकर, ठीक है, बॉर्डर ट्रेड फैसिलिटेशन एंड डायरेक्ट ट्रेड प्रमोशन। स्पेशल कंट्री कंसिडरेशंस में आप पढ़ सकते हैं स्पेशल प्रेफरेंसेस फॉर LDC, that is least developed countries within SAARC, to support their economic development। सो बेसिकली हमने जो भी फीचर्स हैं उनमें हमने 3 चीजें बेसिकली पढ़ी। सबसे पहला है LDC के लिए स्पेशल प्रेफरेंस यहाँ पर रखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज
यहाँ पर कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेप बाय स्टेप लिबरलाइजेशन जो है वो होता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, फीचर्स हैं किसके, साप्टा के। नाउ साप्टा के अंदर आप पढ़ सकते हैं, दीज आर द प्रिंसिपल्स गाइडिंग साप्टा। सबसे पहला है रेसिप्रोसिटी, म्यूचुअल ग्रांटिंग ऑफ कंसेशन बट विथ स्पेशल ट्रीटमेंट टू द एलडीसी। ठीक है, कि कंसेशंस कैसे लिए जाएंगे, ऑब्वियसली कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस होते हैं। ठीक है, म्यूचुअली उसके रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन एलडीसी को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट इज consensus based decision, all decisions taken by the consensus among member states. Next is step by step liberalization। ठीक है, प्रोग्रेसिवली क्या होंगे, ट्रेड बैरियर्स जो है धीरे धीरे करके कम किए जाएंगे। नेक्स्ट इज अचीवमेंट्स ऑफ साप्टा, क्या क्या अचीव किए साप्टा ने। ठीक है, एक लीगल फ्रेमवर्क जो है ट्रेड लिबरलाइजेशन के लिए क्रिएट हो चुका है साक के अंदर। ठीक है, बेसिकली प्लेटफॉर्म साप्टा ने प्रोवाइड करा है साक मेंबर्स को। ठीक है, ताकि वो नेगोशिएट कर सके अबाउट रिडक्शन ऑफ द ट्रेड बैरियर्स, और अपना जो ट्रेड है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है, उसको प्रमोट कर सके। हेल्प्स इन मूविंग टुवर्ड्स ग्रेटर रीजनल कॉपरेशन डिस्पाइट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। ये हमने पढ़ा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें इकोनॉमिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, बट फिर भी इसका मोटो क्या है, ग्रेटर रीजनल कॉपरेशन को प्रमोट करना। ठीक है, अब कुछ एक लिमिटेशंस भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या क्या लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं, देखिए सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, जो ट्रेड कंसेशंस है वो क्या है, लिमिटेड है। ट्रेड कंसेशन क्या है, काफी लिमिटेड देखने को मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल टेंशंस जो है काफी अफेक्ट करती है। ठीक है, अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई तो आपको पता ही है होती रहती है ना। तो अब बेसिकली तो पॉलिटिकल टेंशंस जो है वो भी एक इसका बैरियर है। ठीक है, अब इंट्रास्ट जो साफ ट्रेड है वो काफी क्या रहता है, लो रहता है। इंट्रा रीजनल जो ट्रेड है वो काफी लो रहता है। ठीक है, लिमिटेड इम्पैक्ट, ट्रेड कंसेशंस वर नैरो एंड नॉट डीप एनफ। देखिए, ट्रेड कंसेशंस क्या है, काफी नैरो है और काफी कम दिए जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल टेंशंस जो है, ठीक है, वो देखने को मिलते हैं, और इसकी वजह से फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन जो भी इनकी प्लान्स होते हैं उनका नहीं हो पाता है। और इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है वो काफी लो है एज कम्पेयर टू द अदर रीजन ग्रुप लाइक एशियन है, नाफ्टा है, उनके कंपैरेटिवली इनका जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो कंपैरेटिवली कम है। सो नेक्स्ट अप इज यूरोपियन यूनियन। ठीक है, दुनिया का एक यूनिक इकोनॉमिक यूनियन। सो यूरोपियन यूनियन में बेसिकली 27 यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। ठीक है, अब इसका बेसिकली एम क्या है, टू इंश्योर पीस, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अक्रॉस यूरोप। सो इसका फीचर्स अगर हम देखें, सबसे पहला सिंगल मार्केट। ठीक है, देखिए, हाँ, इकोनॉमिक यूनियन का एक टाइप हमने पढ़ा था, यूरोपियन यूनियन, हम उसी की बात कर रहे हैं। देखिए, अब अगर कोई इकोनॉमिक यूनियन है तो उसमें जो कॉमन मार्केट है उसके सारे फीचर्स आएंगे। ठीक है, साथ में एडिशनल फीचर क्या पढ़ा था हमने, कि इनके मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब भी क्या हो जाएंगी, कॉमन रहेंगी। ठीक है, और अगर वहां पर एक सिंगल करेंसी भी हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, क्योंकि यहाँ पर भी एक सिंगल करेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, ऑल दो 27 में से 20 कंट्रीज जो है इस यूरो को यूज करती हैं एज अ कॉमन करेंसी। ठीक है, और इनको बेसिकली इन कंट्रीज को क्या बोला जाता है, ये यूरो जोन में आती हैं। ठीक है, now, custom union, common external tariff on import through non-European Union countries। ठीक है, कस्टम यूनियन तो है ही ना। देखिए, अगर कोई इकोनॉमिक यूनियन है तो उस पर बेसिकली जो कि पहले वाले जो इंटीग्रेशन थे,
ठीक है, कॉमन मार्केट के भी सारे रूल्स अप्लाई होंगे, कस्टम यूनियन के भी सारे रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया के भी सारे रूल्स अप्लाई होंगे। तो अगर कोई जो इकोनॉमिक यूनियन है तो वो ऑब्वियसली कस्टम यूनियन वाले भी रूल्स इस पे अप्लाई होंगे कि बाकी सब कंट्रीज जो है उससे कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ जो है ये चार्ज करने वाली है। ठीक है, यूरो जोन है, ठीक है, 20 कंट्रीज जो है यूरो को एज अ कॉमन करेंसी यूज करती हैं। देन वी हैव Schengen area allows passport free travel across 27 countries. Now इसके अंदर passport free travel भी allowed है, इन 27 countries में passport free travel भी किया जा सकता है। ठीक है, नाउ यूरोपियन यूनियन का अब हम ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, so it is the largest trading bloc and second largest global economy. ठीक है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है और सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी है। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है EFTA का एंड सप्लाईज 70% ऑफ द इम्पोर्टेड मर्चेंडाइज। ठीक है, EFTA को 70% जो है उनके जो मर्चेंडाइज है वो सप्लाई करने का काम कौन करता है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के बारे में। ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें उससे पहले हम एक बार ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, आई डोंट नो कि कैसे बीच में स्लाइड नहीं आई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरोपियन यूनियन। साथ ही साथ यूरोपियन सिटीजनशिप इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, एरिया ऑफ फ्रीडम सिक्योरिटी एंड जस्टिस क्रिएट करना। नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन लॉ मेंटेन करना। ठीक है, और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव करना आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट अप इज यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। ठीक है, अब यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया बेसिकली 1 जनवरी 1994 को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, थ्रू EEA अग्रीमेंट, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया अग्रीमेंट। अब इसके अंदर बेसिकली 27 यूरोपियन कंट्रीज आती हैं प्लस 3 EFTA कंट्रीज भी आती हैं। वो 3 EFTA कंट्रीज कौन कौन सी हैं? आइसलैंड, then we have Liechtenstein and then Norway। ठीक है, ये मेंबर्स यूरोपियन यूनियन का इंटरनल मार्केट एक्सेस करते हैं विदाउट फुल यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप। ठीक है, ये जो 3 कंट्रीज हैं ये यूरोपियन मार्केट का क्या करती हैं? इंटरनल मार्केट को एक्सेस कर पाती हैं विदाउट फुल यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप। देखिए, यूरोपियन यूनियन में अगर आप बात करें, 4 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं: फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, सर्विसेज एंड कैपिटल। नाउ स्पेशल टर्म्स फॉर EFTA मेंबर्स। EFTA मेंबर्स, आप कंफ्यूज मत होइए, दैट इज यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल टर्म्स है। असेस टू द यूरोपियन यूनियन इंटरनल मार्केट विदाउट फुल यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप। अभी मैंने आपको यही बात बताई कि जो EFTA के हमने 3 जो मेंबर्स पढ़े, ठीक है, आइसलैंड, लिechtenstein एंड नॉर्वे, इनको यूरोपियन यूनियन के इंटरनल मार्केट का फुल असेस प्रोवाइड किया गया है विदाउट यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप। ठीक है, एग्जाम्पशन फ्रॉम सर्टेन यूरोपियन यूनियन पॉलिसीज आर देयर। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चरल, फिशरीज, फॉरेन पॉलिसी, टैक्सेशन। ठीक है, EFTA के मेंबर्स को यूरोपियन यूनियन पॉलिसीज के कुछ पार्ट से एग्जाम्पशन भी मिलती है। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में हमने सबसे पहली बात करी कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव यूरोपियन सिटीजनशिप को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, देन एरिया ऑफ फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड जस्टिस क्रिएट करना। ठीक है, देन वी हैव यूरोपियन यूनियन के जो लॉज हैं उनको मेंटेन करना, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। एंड इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, स्पीक फॉर द यूरोपियन यूनियन इंटरनेशनली। ठीक है, नाउ
EFTA के मेंबर्स जो है ये ऑलरेडी हमने अभी कवर करा, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट इज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, दैट इज GSP। सो GSP बेसिकली क्या है? GSP एक ट्रेड प्रेफरेंस सिस्टम है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को क्या देती हैं? ड्यूटी फ्री या फिर रिड्यूस टैरिफ एक्सेस देती हैं, ठीक है। बेसिकली जीएसपी हमने क्या पढ़ा कि जीएसपी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी मार्केट के अंदर ड्यूटी फ्री या फिर जो है रिड्यूस टैरिफ एक्सेस देती है, ठीक है। इसका मेन पर्पस होता है डेवलपिंग नेशंस को बेसिकली हेल्प करना कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके, ठीक है, ताकि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट किया जा सके। तो यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। देखिए, इसका जो पर्पस है वो क्या है? टू एनकरेज द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। किसने डेवलप करा, किसने डिजाइन करा इसे? अंगटाड ने, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, राइट। नाउ इसका मेन पर्पस क्या है? डेवलपिंग नेशंस के एक्सपोर्ट को बूस्ट करना ताकि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो सके? एक्सेलरेट हो सके। जीएसपी को डिजाइन किसने किया? जीएसपी को डिजाइन किया अंगटाड ने, ठीक है। 1968 में बेसिकली न्यू दिल्ली कॉन्फ्रेंस के अंदर अंगटाड टू ने इस सिस्टम को ऑफिशियली अडॉप्ट किया, ठीक है। सो इसका मैकेनिज्म भी पढ़ लेते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज ग्रांट ड्यूटी फ्री कंसेशन, ठीक है। यहाँ पे ड्यूटी फ्री कंसेशन आएगा, ठीक है। या फिर बेसिकली या तो फुली ड्यूटी फ्री कर देते हैं या फिर बेसिकली टैरिफ को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज ग्रांट ड्यूटी कंसेशंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरर्स एंड सेमी मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ? बेसिकली एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली कॉन्फ्रेंस में जो कब हुई थी? 1968 में, ठीक है। अंगटाड की सेकेंड कॉन्फ्रेंस थी वो, ठीक है। इसका एम क्या था? हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बूस्ट एक्सपोर्ट अर्निंग्स एंड एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल राइट। नाउ काफी सारी डेवलप्ड कंट्रीज अपनी जीएसपी स्कीम्स ऑफर करते हैं। बेसिकली इनमें ये कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सबसे पहला है ईईसी कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन के टाइम हमने पढ़ी थी, देन यूएस, देन वी हैव जापान, ठीक है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, हंगरी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बल्गेरिया, पोलैंड, ठीक है। इसके अलावा जो है स्विट्जरलैंड ऑलरेडी यहाँ पे चलो मेंशन है। रशिया जो था इसका पहले मेंबर था, ठीक है। अब ईईसी कंट्रीज कौन सी होती हैं? फिनलैंड, स्वीडन, हंगरी, पोलैंड, ठीक है। ये ईईसी कंट्रीज होती हैं, ठीक है। हर कंट्री की जीएसपी स्कीम अलग होती है, ठीक है। प्रोडक्ट का लिस्ट, रूल्स, एलिजिबिलिटी ऑल वेरी फ्रॉम वन डोनर कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है। सब कुछ क्या करता है? कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। नाउ एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस। तो जीएसपी बेनिफिट लेने के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 क्या होती है? कि वो प्रोडक्ट जीएसपी लिस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्री मस्ट बी अ जीएसपी बेनिफिशियरी, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो जीएसपी बेनिफिशियरी होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट अप इज वैल्यू एडेड और प्रोसेस क्राइटेरिया जो भी है उनका वो मीट होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट मस्ट बी इंपोर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम अ जीएसपी बेनिफिशियरी कंट्री, ठीक है। प्रोडक्ट जो है बेसिकली उसका डायरेक्ट शिपमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ अ रीजन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द एक्सपोर्टर सर्टिफाइड बाय डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है। रूल्स ऑफ ओरिजिन जो हमने पढ़े थे वो इस पर फॉलो होने चाहिए, ठीक है। जनरली फॉर्म ए सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो रिक्वायर्ड होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो एक्सपोर्टर को जीएसपी का फुल बेनिफिट मिल पाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ जीएसपी। क्या क्या फीचर्स हैं जीएसपी के?
ये हम नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ एक की फीचर्स हैं जीएसपी के। सबसे पहला है, सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या है, ये अवेलेबल है। सिर्फ किस किस के लिए अवेलेबल है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जो है वो किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यूटी रिडक्शंस, जो भी होती हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंट्री टू कंट्री क्या करेंगे, ड्यूटी रिडक्शंस वेरी करेंगी। नेक्स्ट इज सेंसिटिव सेक्टर्स पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जीएसपी यूनिलेटरल होता है। ठीक है, कि डोनर कंट्री कैन रिवोक इट एनी टाइम। ठीक है, डोनर कंट्री कभी भी रिवोक कर सकती है। नेक्स्ट इज एलडीसी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को एडिशनल प्रेफरेंसेस मिलती हैं इसके अंदर। ठीक है, सो ये जो सिस्टम है बेसिकली फ्लेक्सिबल है एंड डोनर कंट्रीज कीप मॉडिफाइंग द स्कीम अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक नीड्स। ठीक है, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो डोनर कंट्रीज है वो इसको टाइम टू टाइम मॉडिफाई करती रहती हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ जीएसपी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला है, इट प्रोवाइड्स चीपर एक्सेस टू द इंटरनेशनल मार्केट। देन वी हैव एक्सपोर्ट ग्रोथ को भी ये प्रमोट करता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जीएसपी हेल्प्स डेवलपिंग इकोनॉमीज एंटर द ग्लोबल ट्रेड सिस्टम मोर स्ट्रांगली। ठीक है, जीएसपी डेवलपिंग कंट्रीज को ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में, ठीक है, एंटर करने में हेल्प करता है। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो। ठीक है, देखिए डोनर कंट्री जो है यूनिलेटरल बेनिफिट्स जो है किसी भी टाइम, हमने अभी पढ़ा था ना कि रिवोक कर सकती है किसी भी टाइम डोनर कंट्री अपने यूनिलेटरल बेनिफिट्स को विड्रॉ कर सकती है। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट कवरेज जो है वो काफी लिमिटेड है। ठीक है, सेफगार्ड क्लासेस होती हैं। ठीक है, सेंसिटिव आइटम्स जो है वो एक्सक्लूड कर दी गई हैं। ठीक है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। डेवलपिंग कंट्रीज फेस कंपटीशन अमंग ईच अदर। So GSP is a powerful tool, but it is not a perfect tool. Perfect tool तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस। ठीक है, जिसे हम जीएसटीपी भी कहते हैं। सो जीएसटीपी की अगर हम बात करें, जीएसटीपी जो है वो भी किसने डेवलप करा, जीएसटीपी को इनिशिएट करने का काम यूनाइटेड नेशंस ने करा। देन 13 अप्रैल 1988 में डेवलपिंग कंट्रीज ने इसको साइन करा। ठीक है, और कब फोर्स में आया, 19 अप्रैल 1989। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज के बीच ट्रेड को प्रमोट करना। ठीक है, एंड टैरिफ कंसेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, to promote profitable and efficient trade between the developing countries, facilitate tariff concessions to lower cost taxes and levies on imports. All right, नाउ जीएसटीपी के अंदर, ठीक है, इसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्टिव की ही बात करें, ठीक है, इंट्रा डेवलपिंग कंट्री ट्रेड को बूस्ट करना भी इसका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, स्पेशल फोकस इसमें एलडीसीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की भी बात की गई है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि WTO का एक नोटिफिकेशन आया था। WTO was officially notified of GSTP on 25th of September 1989। ठीक है, इनिशियल मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी थी इसकी, जिम्बाब्वे, क्यूबा, तंजानिया, श्रीलंका, नाइजीरिया, सिंगापुर, इंडिया, घाना एंड बांग्लादेश। ठीक है, फिर उसके बाद मोर डेवलपिंग एंड एलडीसीज ने इसको ज्वाइन किया, जैसे कि उरुगे है, युगांडा है। ठीक है, इन कंट्रीज ने भी इसको ज्वाइन किया। ठीक है, ना इस पे स्पेशल फोकस किस पे किया जाता है, ठीक है, इंट्रा डेवलपिंग कंट्री ट्रेड को प्रमोट करने की तरफ इस पे बात की जाती है। ठीक है, नाउ उसके बाद इसमें हम टैरिफ कंसेशंस प्रोवाइड करने की बात करते हैं।
ठीक है, सस्टेनेबल म्यूचुअल ट्रेड को एनकरेज करने की बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात करते हैं, एलडीसीज को इसमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को क्या किया जाता है, इधर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब कुछ एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है उसके एग्जाम्पल है तंजानिया, सूडान, म्यांमार, देन वी हैव मोजाम्बिक, गिनिया, बेनिन एंड बांग्लादेश। देन वी हैव इसके कुछ फॉर्मर मेंबर्स थे, ठीक है, जो कि अब इसके मेंबर्स नहीं है, ठीक है, रोमानिया एंड यूगोस्लाविया, ठीक है, इनकी मेंबरशिप जो है विड्रॉ कर दी गई थी जब इन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया। नाउ स्पेशल प्रोविजंस है एलडीसीज के लिए, ठीक है, preferential measures incorporated to uplift LDC into the developing economies. Developing countries must offer favorable terms without expecting reciprocity. ठीक है, कि डेवलपिंग कंट्रीज को फेवरेबल टर्म्स अपनी मतलब प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग से ही कहे कि भाई उसे रेसिप्रोसिटी की भाई मुझे वापस इस उसमें मिलेगा, ठीक है, तो उसे अपनी फेवरेबल टर्म्स करनी चाहिए। इंडिया में import goods from Geneva without tariffs, but Geneva isn't required to offer the same. ठीक है, क्या है कि नाउ इंडिया जो है ऐसा हो सकता है, ठीक है, जिन्होंने से आने वाले गुड्स पे टैरिफ ना लगाए, बट ऐसा एक्सपेक्ट वहां से भी नहीं कर सकता कि वो कंट्री भी हमारे ऊपर टैरिफ ना लगाए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिटेल में कवर किया आईसीएस, देन वी कवर्ड नाफ्टा, देन वी कवर यूएसएमसीए, फिर हमने बात करी साक की, साप्टा की, साफ्टा की, यूरोपियन यूनियन की, देन हमने बात की ईईए की, देन हमने बात करी ईएफटीए की, फिर हमने बात करी जीएसपी की एंड जीएसटीपी की। ये सारे अग्रीमेंट्स ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमिक कॉपरेशन और रीजनल इंटीग्रेशन के की पिलर्स हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई और किसी और टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।